कैलोरीमेट्री शुरू करेंगे। चलो आओ। अच्छा बातें बंद कर दो और ध्यान दो बेटा, नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्दो कैलोरीमेट्री वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन से आपका एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, एक सवाल एग्जाम में, एक सवाल भी बहुत होता है। इसके बाद जो पोर्शन आता है हीट ट्रांसफर, उस वाले पोर्शन से हर साल मान लो आप एक सवाल आता ही है, यहाँ से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। और उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स, जहाँ से कन्फर्म सवाल आएगा, समझे। और वो 2 सवाल भी हो सकते हैं, 3 सवाल भी हो सकते हैं। तो आप ये माने कि अब जो पोर्शन चल रहा है ना, इट फॉर्म्स अराउंड 5 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, 5 सवाल बनाएगा। थर्मोडायनामिक्स वाला जो पोर्शन है वो आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं एज इट इज़। कुछ चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्रा वो लोग बताते हैं, हम लोग थोड़ी कम बताते हैं। और कुछ लोग वो थोड़ी सी चीज़ें नहीं बताते, वो चीज़ें हम बताते हैं जो फिजिक्स में काम आती हैं। जैसे आपने सुना होगा कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, कभी सुना है? इंजन वगैरह होता है, उसके बारे में बताते हैं, रेफ्रिजरेशन के बारे में बताते हैं। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में नहीं बताते, ठीक है। उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बताते हैं एंथैल्पी वगैरह के बारे में, वो सब हम लोग नहीं बताते। एंट्रोपी वगैरह के बारे में बताते हैं, वो सब हम लोग नहीं बताते, ठीक है। बाकी सारा थर्मोडायनामिक्स जो है वो सब क्या होता है, सेम सेम। अपन लोग केटीजी पढ़ते हैं, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन वगैरह पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें तो आप ही आ जाएंगी, ठीक। तो आओ शुरुआत करते हैं कैलोरीमेट्री। और कैलोरीमेट्री को कौन से टॉपिक में रखा गया? हीट। किस में रखा गया? हीट। अब ये हीट अपन बोलते तो हैं, हीट का मतलब क्या है? हीट है क्या? मास। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा सकती है। किस कारण जाती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। किस कारण जाती है? तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक गर्म ज़्यादा है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाई इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म हो रही है। और क्योंकि आपका टेम्परेचर उस बॉडी से कम होता है तो आपको वो गर्म लगती है। अभी मान लो आपका टेम्परेचर उस बॉडी से ज़्यादा होता है तो क्या आपको ठंडी लगती है? नॉर्मल सी बात है। आप बर्फ़ को छूते हो तो बर्फ़ ठंडी लगती है, गर्म? बर्फ़ को तो आप गर्म लगते होंगे, ऐसे सोचो। तो हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो करता है फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ, मतलब हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी, हॉटर टू अ लोअर बॉडी, है ना, अपर बॉडी टू अ लोअर बॉडी, है ना बेटा। तो हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करके हमें बताएगा। क्या ये बात क्लियर है? मैकेनिक्स वगैरह सबसे फ्री है अभी ये वाला पार्ट जो है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले का अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी ये वाले पार्ट में अगर मेहनत करेंगे तो ये वाला पार्ट हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, हो सकता है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। मेहनत पूरी रहेगी आपको समझाने की, पर आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना भाई। तो आपको ये बात समझ में आएगी कैलोरीमेट्री में किसकी बात होने वाली है? हीट। तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज हीट। तो हीट में लिखो, देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred, it is a form of energy which is transferred from one body to another, which is transferred from one body to another due to temperature difference, from one body to another due to टेम्परेचर डिफरेंस। हायर से लोअर, लोअर से हायर, ब्रैकेट में लिख लेना, हायर टू लोअर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ब्रैकेट में हायर टू लोअर, फुल स्टॉप। आगे लिखो, इट डिटरमाइंस द चेंज इन थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। It determines the change in thermal state of a body and occurs due to difference in, it determines the change in thermal state of a body
and occurs due to the difference in the degree of hotness occurs due to the difference in the degree of hotness of two bodies occurs due to the difference in the degree of hotness of two bodies. कोई बॉडी ज़्यादा हॉट होती है, कोई कम हॉट होती है, नॉर्मल सी बात है, बोलो होता है कि नहीं? वेरी गुड, सही समझते हो इस बात को तो एकदम, है ना? मतलब someone is hotter, someone is less hot. less hotter नहीं होता, less hot, hot hotter hottest, जानता है? bad better baddest, good gooder goodest, ऐसे ही तो करते हो तुम लोग ऐसे नहीं करते क्या? यही तो होता है ना तरीका, जैसे मातम मातर मातेस्ट, डाउट डाउटर डाउटेस्ट, ऐसे नहीं होता? बेस्ट बेस्टर बेस्टेस्ट, ये सही है। तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस का क्या मतलब है? कौन ज्यादा गर्म है? तो हॉट बॉडी की तरफ क्या अपने आप ही हमारा फ्लो बन जाता है? ये बात हम लोग बहुत पहले से बिना हीट पड़े भी हमें इसके बारे में पूरा है ना? वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सालों। खैर सालों बाद आया, ऐसे बोल है ना? तो एक चीज बताओ, हीट कब तक फ्लो करेगी? जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो लिख लो, हीट फ्लोज अंटिल देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट फ्लोज अंटिल देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट फ्लोज अंटिल देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है? अब देखो ये सब मतलब ये बेसिक, बस मैं डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ आपको कि हीट कुछ होती है और होता है, कुछ होता है। अब हीट असली में देखो, हीट असली में हीट कोई मतलब ऐसी एनर्जी नहीं है कि मतलब वो कोई बेसिक एनर्जी का फॉर्म हो या और कुछ हो। जो बेसिक एनर्जी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना बेटा, वो वाली एनर्जी जो है वो है इंटरनल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी होती है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है? व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी? आखिर ये इंटरनल एनर्जी क्या है? हाँ, किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, दैट सम इज इंटरनल एनर्जी। दैट सम इज व्हाट? अब जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम कोई काम नहीं करना चाहते, पर हम काम कर तो सकते हैं बहुत सारे। हम बैठे हैं, कोई बोले दरवाजा खोल दो, यू कैन ओपन द डोर बट यू आर नॉट विलिंग टू ओपन द डोर। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप दरवाजा खोल सकते हो पर आपकी इच्छा नहीं है दरवाजा खोलने की। क्या आप में एनर्जी नहीं है दरवाजा खोलने की? एनर्जी तो है, पर आप खोलना, तो यू हैव इमेंस इंटरनल एनर्जी बट यू डोंट वांट टू यूज इट। समझ गए? अब हम पर शक्तिमान व्यक्तियां तो है नहीं कि यूं हाथ घुमाया और सारा दरवाजा खुल गया, ऐसा तो कुछ है नहीं अपने पास, क्योंकि ऐसी कोई पावर्स नहीं है। इसीलिए हमारे साथ में क्या होता है कि हमने, भगवान ने इंटरनल एनर्जी का एक ऐसा पार्ट बना दिया जिससे कि हम लोग फ्लो करा सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का एक ऐसा पार्ट बना दिया जिससे हम लोग क्या करा सकते हैं, और उस पार्ट को हम लोग हीट बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट विच कैन फ्लो इज कॉल्ड हीट, इज कॉल्ड व्हाट? जैसे आपने देखा होगा कई बार एसी वेसी भी चल रहा होता है तो भी कमरों में बहुत गर्मी हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो। इट इज़ बिकॉज हर कोई क्या छोड़ रहा होता है अपनी अपनी गर्म हवाएं, नहीं मतलब हीट छोड़ रहा है गर्म हवाएं। तो यहाँ पॉइंट यही है कि वो जो हर किसी इंसान के द्वारा जो रेडिएशन निकाला गया है ना, उसका हर आदमी रेडिएट करता है दुनिया में। एवरीवन रेडिएट्स, यू मी एवरीवन। हर कोई इस तरह के रेडिएशन फेंकता है जो हमें नजर ही नहीं आ रहे होते, बट दे आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझ गए? तो इसी कारण जब कमरे में बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, तो एसी वेसी चला दो, 16 डिग्री पे चला दो, 15 डिग्री पे चला दो, ऐसे तो होता नहीं, 15 पे 16 पे चला दो, तो भी कई बार गर्मी लग रही होती है, पसीना आ रहा होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है? कमरे के अंदर जो फ्लो ऑफ हीट हुआ। अब असली में लोगों के पास तो इंटरनल एनर्जी थी, तो इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट जो किस फॉर्म में चला गया? हीट के फॉर्म में चला गया। ठीक है, हम उस वाले पार्ट से अभी, मतलब उसी वाले पार्ट को अभी हम लोग समझेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट जो फ्लो कर सकता है इज कॉल्ड व्हाट? हीट। और इंटरनल एनर्जी खुद क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी। क्या ये बात क्लियर है? तो हेडिंग डालो एक छोटी सी, इंटरनल एनर्जी, और उसके अंदर लिख लीजिए द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy of all the molecules of a body the sum total of kinetic energy and potential energy। अब KEP लिखा करो ना यार, इतने बड़े हो गए, काइनेटिक पोटेंशियल पूरा पूरा लिख रहे हो। ये बैठा है ना तेरे पास में गवार आदमी। द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी of all the molecules of a body is called internal energy, is called internal energy, full stop, is called internal energy, full stop। आगे लिखो, heat is that part, next line में लिखना, heat is that part of internal energy, heat is that part of internal energy which is in transit, which is in transit, which is in transit। अरे ट्रांसफरेबल फॉर्म में है, in transit। इन अलग है और ट्रांजिट अलग है, TRANSIT, ट्रांजिट, विच इज इन ट्रांजिट। हीट इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट है विच इज ट्रांसफरेबल या विच इज इन ट्रांजिट। क्या ये वाली बात समझ में आई है? अगर मैं कहूं किसी बॉडी के पास में हीट है और मैं कहूं किसी बॉडी के पास में इंटरनल एनर्जी है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड विच ऑफ दीज इज फॉल्स? मैंने बोला बॉडी हैज इंटरनल एनर्जी, दूसरा स्टेटमेंट बोला बॉडी हैज हीट। दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं। यस सर, क्या आंसर? दोनों फॉल्स, दोनों सही है। भाई मैंने बोला बॉडी हैज इंटरनल एनर्जी और फिर बोला बॉडी हैज हीट, विच इज ट्रू विच इज फॉल्स? बोथ ट्रू बोथ फॉल्स। क्या बोथ ट्रू? गलत है, ओनली वन इज ट्रू। नाउ विच वन इज ट्रू? अब बॉडी हैज इंटरनल एनर्जी। भाई हीट तो तब आएगी ना जब उसको एक ऐसी सराउंडिंग या ऐसी एक बॉडी मिलेगी जिसका टेम्परेचर उससे कम होगा, तब हीट का फ्लो चालू होगा। अदरवाइज एनर्जी किस फॉर्म में है? इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। क्या ये बात क्लियर होती है? तो दोनों स्टेटमेंट लिख लो अपने पास, एक को ट्रू कर दो और एक को क्या कर दो? फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या था? अ बॉडी हैज इंटरनल एनर्जी और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अ बॉडी हैज हीट। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? ट्रू। दूसरा क्या हो गया? फॉल्स। हाँ भाई, डन, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी चीज जो बेटा इस वाले चैप्टर में है वो क्या है? टेम्परेचर। गाना सुना है आपने टेम्परेचर? गाना नहीं सुना? आज सर्च करना, वो सुनने में मजा आएगा, ऐसे सुनाने में मजा नहीं है। फायर ब्रिगेड हिंदी नहीं है, अंग्रेजी और पंजाबी नहीं है।
तो पंजाबी में तो बना देते हैं ऐसे गाने, और थोड़ा टेम्परेचर हो गया वो हाई, ऐसे ही तो करते हैं, कुछ भी कर देते हैं पंजाबी में, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेम्परेचर। अच्छा, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को जब हमने डिफाइन किया तो वी डिफाइंड इट बाय द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सुना ही होगा, पर एक 0th लॉ भी होता है। फर्स्ट के बाद आया तो सेकंड थर्ड तो अपनी जगह ले चुके थे। फर्स्ट वाले ने बोला मैं अपना नाम इसको नहीं दूंगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली डेफिनेशन किसकी आनी चाहिए थी 80 में? टेम्परेचर की। अब लोगों ने ये तो डिफाइन नहीं किया, उससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ बना दिए। अब टेम्परेचर वाला बोला मेरे को इनसे पहले आना है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले अड़ गए कि हमारे से तो पहले नहीं आएगा, हमने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। तो बोला ठीक है 0 रख लो। इसीलिए उसने क्या बोला, मेरा नाम क्या रख दो। उसे पता नहीं था और उसने क्या नाम रखा? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या था बेटा ये? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसने तो बस नामकरण कर दिया कि मेरा लॉ जो है ये 0th लॉ कहलाएगा। 1 के मेरे को तो पहले आना है, 1 के मेरे को तो टेम्परेचर को किससे डिफाइन किया हम लोगों ने? बाय द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लिख लो, इट इज डिफाइंड बाय द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू विच it is defined by the 0th law of thermodynamics, according to which it is defined by the 0th law of thermodynamics, according to which according to which सुनो, मतलब समझना पहले, अभी कुछ भी लिखना मत, पहले मतलब समझ लो। मान लो एक बॉडी है बेटा, उसका नाम A है, और एक बॉडी है उसका नाम क्या है? B है, और हमें बोला हुआ है कि A और B जो है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम। व्हाट डज थर्मल इक्विलिब्रियम मीन? दोनों के टेम्परेचर क्या हो गए? और हमें दिया हुआ है कि B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। साथ में हमें क्या दिया हुआ है? A और B तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ही, साथ साथ B और C भी किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अकॉर्डिंग टू द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन सच अ केस A एंड C मस्ट ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या ये वाली बात क्लियर है? खतरनाक लॉ, समझ में आ गया? बहुत हाई लेवल का है, बहुत मुश्किल आती है समझने में, है ना। तो अगर ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या ये वाली बात क्लियर है? ए सी यही तो काम करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम ही तो लाता है। अच्छा एक बनाओ, गंदा जोक था ये। तो लिखो अकॉर्डिंग टू विच, हाँ अकॉर्डिंग टू विच इफ अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if a body A is in thermal equilibrium with B, मतलब बेसिकली असली में पता है A, B और B, C नहीं लिए गए थे, असली में A, C और B, C लिए गए थे। असली में क्या लिए गए थे? A, C और B, C। मतलब जब लॉ को प्रूव किया था, है ना, अपन तो ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, तो AC BC कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे अपना लॉ तो वायलेट ना हो, तो ऐसे करो। तो अपन क्या लिख रहे थे? हाँ, इफ अ बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C कर लो। इफ अ बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C एंड अ बॉडी B इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, देन इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, then A and B, then A and B are also in thermal equilibrium. हाँ, then A and B are also in थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अरे समझ में आया? चलो बताओ टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा?
वेरी गुड, केल्विन होती है। स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? टेम्परेचर ऐसे बताते हो क्या, ईस्ट में 50 डिग्री, वेस्ट में 100 डिग्री? ऐसे तो नहीं बताते। और जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ते हो, ये 50 ये 100 एंगल 120 डिग्री, ऐसे भी नहीं जोड़ते। व्हाट डज दिस मीन? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ना डायरेक्शन की जरूरत, ना ही मैग्नीट्यूड तो चाहिए, ना एंगल की, डायरेक्शन की जरूरत हमें इसमें। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है। अब जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर? वो क्या है? 0 केल्विन। वो क्या है? आप लोग क्या बोल रहे थे? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ठीक है, तो जब द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर लिख लो। द लोएस्ट, ये भी लिख लेना, यूनिट केल्विन स्केलर, इसी के बाद में लिख लेना लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। 0 केल्विन। लेबोरेटरी में हम लोग 3-4 केल्विन पे पहुंच चुके हैं। 0 आना चाहिए बल अभी तक। ठीक है, किसी भी चीज का 0 और इनफाइनाइट पाना वैसे ही आना चाहिए बल। क्योंकि क्या होता है ना, अपन बोलते हैं कि मैंने 0.0000 तक मैंने 0 निकाल लिया, तुम में से कोई आके बोले ले, फिर कोई आके बोले ले मैं ज़्यादा एक्यूरेट, फिर कोई आके बोले ले मैं ज़्यादा एक्यूरेट। समझ रहे हो ना? तो आप किस स्केल पर 0 निकाल रहे हो, उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। आपकी जो स्केल ऑफ 0 है ना, वो डिपेंड करेगी कि आप कितना एग्जैक्ट 0 निकाल रहे हो। मान लो आपने 10 डेसिमल प्लेस तक 0 ला दिया, उसके बाद में अगर कोई एक आके 1 लगा भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपने 10 डेसिमल प्लेस तक क्या निकाल दिया? 0। अब उसके बाद कोई एक ऐसी स्केल ले आए जिसमें 11th डेसिमल की प्लेस पे 1 लगाओ, विल इट मैटर टू यू? बहुत छोटा ही है ना यार वो असली में अगर देखा जाए तो, पर 0 तो नहीं है, तो इसलिए 0 एब्सोल्यूट ही नहीं होता। 0 कभी भी एब्सोल्यूट, कोई भी नंबर असली में इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो एब्सोल्यूट हो, जो एक्यूरेट हो। अगर आप 2 बोल रहे हो तो वो भी गलत है। कोई बोल रहे 2.0 वो ज़्यादा सही है, फिर ये आके बोले 2.00 और सही है। मजाक नहीं कर रहा, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आप एक बार बार आप लोग क्या कर रहे हो, एक ऐसी अपग्रेडेड स्केल ला रहे हो जो कि ज़्यादा एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो दे रही है। समझ पा रहे हैं इस वाली बात को? फिर मैं आ जाऊँ, मैं बोले 2.000, फिर अग्रवाल साहब आके बोले 2.0000, बढ़ाते रहो 0, पर उसकी स्केल भी मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि मैंने ज़्यादा एक्यूरेट नापा। तो ऐसे नहीं कि बस नापे जा रहे हो देख के, एक और 0 मेरी तरफ से, एक और 0, तो ऐसे नहीं चलता इसके अंदर, है ना? 0 लगा लो चलो। क्या? हाँ, तो अभी करेंगे ना, तो क्या हो गया? केल्विन में चला तो गया 0 केल्विन, नेगेटिव में कहाँ है ये? वो तो टेम्परेचर की स्केल के कन्वर्जन है यार, वो एक यूनिट अलग है, उस यूनिट में नेगेटिव जा सकता है, इसमें समझ गया? अब ये जो 0 केल्विन वाला जो ये ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन लिखा है, ओके समझ लो, 0 केल्विन, समझ रहे हो? हाँ, ओके मत समझ लेना इसको, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ओके। एग्जाम में ढूंढ रहे। तो ये जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, हम जितना नीचे जाते हैं ना टेम्परेचर के अंदर, उतने ही हमारे जो डिवाइसेस होते हैं ना, असली में वो डिवाइसेस बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी नाम सुना हो सुपर कंडक्टर्स, सुना है? वो बहुत लो टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। सुपर कंडक्टर्स के अंदर करीब करीब रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है पाथ का? तो करंट ही करंट बहेगा मस्त। अरे सोचो, R0 तो मज़ा आ गया, एक बार जो करंट बहा वो बहता ही रहा, कभी लॉस ही नहीं हुआ। पर चक्कर क्या है, सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो इसके करीब जब टेम्परेचर ला पाता है ना, तब जाके बनता है। अब रूम में तो इतना टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, अपना पंखा चल रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है बाहर, तो इसके तारों में क्या 0 केल्विन लाएगा? 10-20 केल्विन लाना भी मुश्किल है, यहाँ तक कि 100 केल्विन 200 केल्विन लाना भी मुश्किल है, और 350 मतलब
273 केल्विन लाना भी मुश्किल है। समझ पा रहे हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तो हार्ड मास जम जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं हो रहा था 0 डिग्री पे तो मजा ही आता है एकदम। अब कमरे में इतना टेम्परेचर लाना, तो आप तो जिंदा रह ही नहीं सकते। आपके लिए तो सर्वाइवल क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। पर लैब वेब के अंदर क्या है ना, क्लोज्ड होती हैं वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए क्या होता है 0 केल्विन के आसपास पहुंच गए। 7-8 केल्विन, 3-4 केल्विन जो है आजकल हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वहाँ पे जब हमने डिवाइसेस को काम कराया तो डिवाइसेस जो थे वो करीब करीब 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे, करीब करीब 0। ठीक है, और इसलिए क्या बोला हमने, क्या बना दिए, सुपर कंडक्टर्स। इसकी जो स्टडी होती है ना, उस स्टडी को नाम देता है बेटा क्रायोजेनिक्स। क्या नाम दिया गया उसको, क्रायोजेनिक्स। ठीक है, रोने निकल जाते हैं लोगों को, इसीलिए नाम क्या है। और इतना जब लो टेम्परेचर पे जाते हैं तो आंसू भी बर्फ में जम जाते हैं। समझ गए? इसलिए नाम क्या रखा बेटा, क्राइनो। बर्फ बन गए ना आंसू, इसीलिए क्रायोजेनिक्स। ठीक है, बहुत जोरदार चीज होती है, पूरी पूरी ब्रांच है, इनमें पीएचडी होती है अलग से। इस ब्रांच का एक टॉपिक लेके उस पर पीएचडी की जाती है। तू करना डाउट में पीएचडी, वो बेस्ट रहेगा एकदम, है ना। पीएचडी इन डाउट सॉल्विंग, वो तो मैं करूंगा, तू करना पीएचडी इन डाउट आस्किंग। ठीक है, तो ये वाली स्टडी होती है क्रायोजेनिक्स एंड सुपर कंडक्टर्स। दे आर नियरली, मतलब नियर टू दिस टेम्परेचर देवर। अभी तक रूम टेम्परेचर पे कोई सुपर कंडक्टर इसीलिए हमारी दुनिया में देखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मतलब वी आर मतलब नॉट वेरी फार फ्रॉम अचीविंग ऑल दिस। बहुत जल्दी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से उसका आविष्कार हो रहा है, हम बहुत जल्दी उन चीज़ों की तरफ भी पहुंच जाएंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपको ये तो पता ही नहीं होगा ना कि टच स्क्रीन किसने बनाई मोबाइल की। एप्पल ने बनाई, बहुत ही बढ़िया। भाई मोबाइल की जो टच स्क्रीन है उसके आविष्कारक को जानते हो? आपको मोबाइल फोन का ही इन्वेंटर नहीं पता होगा कौन था? मोटरोला। ये आदमी का नाम नहीं है। अपना पॉइंट यहाँ पर क्या है भाई, अपना पॉइंट यहाँ पे यह है कि टेक्नोलॉजी में डेली इतनी जल्दी जल्दी एडवांसमेंट हो रहा है ना कि हमें पता ही नहीं है कि कितनी तेज एडवांसमेंट हो रहा है। आज अपन फ़ोन लेते हैं, अगले दिन उसकी कॉस्ट आधी रह जाती है क्योंकि नया फ़ोन आ चुका होता है उससे बेटर मतलब कन्फिग्रेशन के साथ आ जाता है कि नहीं। तो आप सोचो 835 आया, साला 845 आ गया, अपना 825 रह गया, किसी का 821 रह गया। प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, जानते हो आप लोग। OnePlus 3 लिया, उसका 3T आ गया 4 महीने बाद। 3T आया तो साला OnePlus 5 आ गया, उसके 6 महीने बाद 5T आ गया, फिर 6 महीने बाद 6 आ गया, अब 6 महीने में 6T आ रहा है। और हर बार अपग्रेड्स होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया लाते हैं। आईफोन देखो, आईफोन 10 आ गया, X नहीं वो 10 है, आईफोन X। अबे 10 है वो, पर कोई बात नहीं, दुनिया X ही पढ़ती है तो X बोलती है उसको, ऑल्दो इट इज आईफोन 10। अब वो 10 में आ गया तो तुमने देखा है इनिशियली जब आता है तो बहुत महंगा होता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत महंगी होती है। उसकी R&D के अंदर जो हम लोगों ने पैसे लगाए हुए होते हैं, हम लोगों ने क्या, कंपनी वालों ने, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा थे इसीलिए उस वाले फ़ोन को प्रीमियम कॉस्ट के ऊपर बेचा जाता है। और जैसे ही कोई भी नया वर्जन लॉन्च करता है एप्पल, उसकी रेट आधी। एक्सचेंज ऑफर देखा नहीं आपने? जितने लोगों ने आईफोन 6 खरीदा था 65,000 का आया था, मतलब मेरे को अभी भी याद है, मेरे कई दोस्तों ने आईफोन 6 खरीदा, 8 महीने बाद जैसे ही नया फ़ोन लॉन्च होने वाला था ना, इनका 7 और वो 6 ऐसी वगैरह, मतलब सीधे 65,000 का 35,000। सब यूँ सोच रही है क्या हो गया जीवन में। तो ऐसा ही होता है, उस समय टेक्नोलॉजी महंगी थी, जिन्होंने वो फ़ोन बनाया वो लोग ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए, पेटेंट कराया, ये किया वो किया, R&D पे। पता लगा किसी ने कॉपी मार ली, सैमसंग आ गया। ठीक है, इन दोनों के मजे लेने OnePlus आ गया। तो नहीं, OnePlus ऐसा बोलते हैं कि गरीब लोगों का आईफोन है, ऑल्दो अब वो इतना भी गरीब नहीं रहा है ना। ऑल्दो OnePlus इज द आईफोन ऑफ गरीब लोग।
तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत तेज है। वी आर अननोन के हम लोग कहाँ पे कंडक्टर काम में ले रहे हैं, कहाँ इंसुलेटर काम में ले रहे हैं और कहाँ सुपर कंडक्टर काम में ले रहे हैं, पता ही नहीं होता। गाड़ियों में देखो हाइब्रिड कार्स आ गई, देखा आपने सियाज हाइब्रिड इंजन, ऑल द वे तो बहुत फर्जी हाइब्रिड इंजन हैं, बहुत अच्छे हाइब्रिड इंजन ऑलरेडी चल रहे हैं। टेस्ला की गाड़ियां सुनी होंगी आपने, हाइपर लूप बना रहे हैं, वो पता है उसके बारे में? जानते हो एलॉन मस्क, बहुत खतरनाक आदमी है वो। अब हाइपर लूप का जो प्रोजेक्ट है वो आईआईटी बॉम्बे के पास है इंडिया में। इसीलिए देखो ऐसी जगहों पे जाने का फायदा होता है। अगर आप वहां पे पहुंच जाओ और ऐसे किसी प्रोजेक्ट में लग जाओ तो साला टेस्ला में तो नौकरी पक्की। 70-80 लाख से तो कम क्या ही देगा जब हायर करेगा तो, है ना। पर मैं तो ये बोलता हूँ खुद की टेस्ला बनाओ, मैं तो क्या बोलता हूँ। और फिर टेस्ला क्यों बनाओ, अग्रवाल बनाओ, अग्रवाल गाड़ी, ऐसा लगे हम मिठाई लेकर जा रहे हैं बिजनेस में है। मित्तल कार्स है, मतलब सोचो बेंटले सुनने में कितना हाई क्लास नहीं लगता। अरे सर गुप्ता की गाड़ियां बहुत ही गंदा लगे है ना। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे इतनी तेजी से, है ना। हम और हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई, समझ रहे हो। अपने को पता ही नहीं उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो बहुत जोरदार भैया, इस फील्ड में इतनी रिसर्च है ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलती है ना, आंख बंद करके ले लो, किसी भी आईआईटी में एनआईटी में आंख बंद करके ले लेनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स गजब का स्कोप। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है। एट द सेम टाइम जब हम लोग ये बड़े ट्रांसफार्मर मोटर्स वगैरह की बात करते हैं, ये सब होता है इलेक्ट्रिकल। ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। मतलब वहां अगर झटका पड़ा तो आदमी निमट जाता है, यहाँ झटका पड़ा तो खाली फोन निमटता है। तो तुम देख लो सेफ कौन सी ज्यादा है, वो थोड़ी सी रिस्की है। उसमें मैं था ना, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं तो इलेक्ट्रिकल में था, तो इसीलिए मतलब थोड़ी सी खतरनाक ब्रांच है वो, है ना। ऐसा तुम्हें लगता होगा मुझे झटका पड़ चुका है एक बार। हाँ, अलग अलग, बहुत अलग है बेटा। हाँ भाई, हाई टेम्परेचर की स्टडी को क्या बोलते हैं, पायरोमेट्री। हाई टेम्परेचर की स्टडी को क्या नाम दिया गया है, पायरोमेट्री। मैट्रिक नहीं बेटा, मेट्री। क्या मतलब ऊपर जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई। हाईएस्ट टेम्परेचर की कोई लिमिट थोड़ी है कि इसकी लिमिट बताओ सर, कोई लिमिट नहीं है, करते रहो गर्म चीजों को। क्या है, लोएस्ट की तो लिमिट 0 होती है ना बेटा। अब केल्विन में जब तेरा स्केल ही 0 पे शुरू हो रहा है तो 0 ही रखेगा। अब लोएस्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव में नहीं होगी ना, तो 0, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अपन लैब वेब के अंदर 10⁸ केल्विन तक पहुंच चुके हैं। लैब में कहां तक पहुंच चुके हैं अपन, 10⁸ केल्विन। पर इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, मतलब हाई टेम्परेचर है, नो लिमिट्स, बढ़ाते रहो सारा, अपने को क्या, ठीक है। इतने टेम्परेचर अगर अपने को अड़ोस पड़ोस में मिल जाए तो हाड़ मांस हड्डी के साथ हम लोग आत्मा तक हमारी जो है वो वेपराइज हो जाएगी, आत्मा सहित। अगर आत्मा है कुछ तो है क्या, आपको लगता है ऐसा? देखिए आपने, यस, है ना, बस। आ जाओ भाई, छोटा सा टॉपिक है बेटा, एक टेम्परेचर स्केल्स, पता हो कि क्या है और क्या नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चन है ना यार, ये बिट्स पिलानी में और जो अर्जी पर्जी एग्जाम होता है ना अड़ोस पड़ोस के, VIT में, है ना, कमेंट वगैरह, और इन सब के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज नहीं भी पढ़ाऊँ तो ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है। बचपन में आपका पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा हुआ है क्या, क्या पढ़ा हुआ है, जबरदस्ती पढ़ा हुआ है,
तो मैंने मान ली बेटा एक स्केल थी जिसका क्या नाम था x। तो किसी भी स्केल के अंदर जो हमारी रीडिंग होती है वो रीडिंग क्या होती है देख लो, x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी। किसी भी स्केल में रीडिंग क्या है। एफ पी का क्या मतलब है बेटा? वेरी गुड, नोट कर लो, इसमें देखने वाली कोई बात ही नहीं। और बीपी का मतलब भी समझ गए होंगे। एक्स माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी। इसमें एज सच बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको पता हो कि भाई ये कहानी चल रही है। क्या बेटा? पानी पानी, ठीक है। बीपीएफपी दोनों किसके बेटा? पानी के, और वो भी 1 एटीएम प्रेशर पे। लिख लेना इसमें, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटीएम ऑफ वाटर एट 1 एटीएम। ठीक है। आया समझ में? तो देखो, जब हम इसको सभी टेम्परेचर स्केल्स के लिए लिखते हैं तो हमारे पास में क्या रहता है बोल, C माइनस 0 अपॉन क्या बेटा 100 माइनस 0। अरे ये किसका लिखा हुआ है? पानी का एट 1 एटीएम। 1 एटीएम, एटीएम इज द प्रेशर, एटीएम इज द प्रेशर इज इक्वल टू केल्विन में क्या हो जाएगा बोल, K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। अरे बोलो, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। बोलो, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, कांस्टेंट। और ये वैल्यू क्या रहने वाली है? समझ में आ गया? सॉल्व कर सकते हो इसको? सॉल्व करके क्या आएगा, C बाय 5 इज इक्वल टू, ऊपर बोल, K माइनस 273 अपॉन क्या बेटा 100 का कितना रह जाएगा, 5 ही तो रह जाएगा, है ना। यहां बोल 9, 180 है ना, तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इंटू क्या बेटा 20। क्या हो गया? अबे 100 का डिफरेंस नजर नहीं आ रहा क्या? 20 कॉमन ले लिया ना, तो ऐसे क्यों देख रहे हो बावड़ो टाइप? अरे मैंने 20 कॉमन लेके काट दिया भाई। ऐसे देखने लग जाते हो। 20 कॉमन नहीं ले सकते डिनोमिनेटर में, तो ले ना कॉमन। इतना डरने वाली क्या बात है? ये याद होना चाहिए पूरी लाइन आपको, है ना ये वाली। और बचपन का सवाल करा रहा हूं आपको एक, एट व्हाट टेम्परेचर C एंड F आर इक्वल। याद ही होगा ना, -40 निकाल दो जल्दी से। इस बार बस कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या लिखा आपने बोलो, x बाय 5 शुड बी इक्वल टू व्हाट, x माइनस 32 अपॉन, खत्म। ये नहीं लिखी इक्वेशन, आ गया होगा x, कितना आ गया बोलो, माइनस
ठीक है, मैं सॉल्व करूँ क्या है बेटा, देख 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर, करवाऊं? मुझसे करवाना चाह रहे हैं, शर्म भी नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन ले, बस खत्म, इसकी थ्योरी खत्म हो गई, सवाल है बस 2-3, उसके बाद में फिर अपन मेन कैलोरीमेट्री में घुसेंगे। इस पोर्शन को बोलते हैं थर्मोमेट्री। हीट का जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या नाम दिया गया? थर्मोमेट्री। ठीक है, हाँ भाई लिखो, क्वेश्चन लिखना है। देयर इज अ स्केल x, देयर इज अ स्केल x in which dp and fp, समझ गए ना, dp and fp are 180x and 100x, are 180x and 100x। dp दे रखा है बेटा 180x और fp क्या दे रखा है 100x। क्लियर है? आगे लिखिए, what will be the temperature, what will be the temperature in C, F and K, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, when the temperature is 116x, when the temperature is 116x, करिए। नहीं हुआ? आ गया? क्या आया बता? अरे x तो कट ही जाना है बेटा, x कुछ लेना थोड़ी है, वो तो x तो बस ऐसे ही कटने के लिए दिया है, क्योंकि अपने को यूनिट नहीं पता ना उस वाली स्केल की, इसलिए x लगा दिया उसके साथ। बस जब तू फॉर्मूले में लगेगा तो वो तो कट ही जाएगा। क्या आ गया? नहीं आया? आ गया। F कितना आया? 68। सही है। चलो सबसे पहले क्या निकाला? C निकाला होगा। एक चीज बताओ, C/5 किसके बराबर है? ये देख रहे हो? खत्म। x की वैल्यू क्या दे रखी है? 116x। अरे बोलो, अरे रीडिंग 116 दे रखी है ना। fp बोलिए 100x, bp बोलिए 180x माइनस इंटू, खत्म, सॉल्व। c की वैल्यू निकालनी है। नहीं आया समझ? खत्म हो गया। देखो x तो कट ही गया, दिख गया। x तो ऐसे फर्जी मारने को दिया था बेटा, डराने के लिए। तो बोलो c की वैल्यू क्या है? C/5 इज इक्वल टू 116, ये क्या बेटा 16, और ये कितना हो गया 80, इंटू क्या बेटा 20। ध्यान से देखिए, 4 बार, ये भी 4 बार, 5 चौके। C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, C अगर 20 आ गया तो केल्विन के लिए ये लगाऊं या डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख लोगे ना, तो बोल केल्विन में आंसर क्या आ जाएगा? 273 प्लस 20, बोलो कितना आ गया? 293 केल्विन। समझ ही नहीं आया? और फ़ारेनहाइट के लिए यही लगा दूं, ये लगाऊं या वो वाला रिलेशन लगा दूं? C/5 और F-32/9 वाला वो लगा दूं। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अच्छा, C की वैल्यू 20 क्या आ चुकी है? कर ले सॉल्व। 5 4 9 4 36, 32 है 68, तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट।
समझ में भी आया आपको? पक्का? दैट्स इट, हो गया। ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, देखने में डरावने होते हैं, होते बहुत ही आसान है, ठीक है। और आप सोच के देखो, मतलब कई बार तो क्या कन्वर्जन फैक्टर वैसे ही आसान हो जाता है। इसको ऐसे सोच, जैसे मान ले मैं एक स्केल ड्रॉ करूं, ये मान ले फ्रीजिंग पॉइंट है और ये मान ले क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। मैं अगर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात करूं, मान ले डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर क्या बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और यहाँ क्या आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गैप बोल 100 का है ना, गैप कितने का है? इसी गैप को केल्विन का बोल, क्या बेटा 273, और यहाँ बोलो गैप बोल, क्या बेटा 100, दिख गया? फ़ारेनहाइट क्या बेटा 32, और यहाँ बोलो 212, गैप बोलो 180 केल्विन, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबको दिखा? इन दोनों का जो 100 है, क्या वो इसका 180 है? मतलब इन तीनों को अगर मैं इक्विवेलेंट एक लेवल पे लाऊं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 केल्विन क्या एक ही बात है? तो एक चीज बता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है? 273। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है? 274। अब एक एक बढ़ाता रहे तो एक एक ही तो बढ़ेगा, जल्दी बोल। इसमें तू अगर एक एक बढ़ाता रहेगा तो यहाँ भी तो एक एक बढ़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे को। कभी कोई दिक्कत आएगी? आनी नहीं है। तो यहाँ तो दिक्कत नहीं आती, दिक्कत यहाँ आती है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 100 इसके 100 इसके और 180 किसके? डिग्री फ़ारेनहाइट का। 180 किसके? मतलब कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन है, तो क्या बेटा फ़ारेनहाइट के 1.8 होंगे? समझ ही नहीं आया, बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको इस बात की फील आए कि अपने को कई बार डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में यूनिट कन्वर्जन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। क्योंकि ये देख, एक नजर आया, यहाँ पे नॉर्मल एडिशन हो रहा है बेटा। क्या चीज हो रही है? यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल लग जाते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री केल्विन के अंदर जब भी कन्वर्जन करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कभी भी नहीं आती। फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ फैक्टर किसका है? 1.8 का। यहाँ तो एक का ही फैक्टर है, देखा जाए तो फीलिंग है। गैप देख कितना है, 100 का ही है ना, एक का फैक्टर। क्या ये बातें क्लियर है? बना लो चाहो तो, चाहो क्या बना ही लो, चाहत तो होती नहीं तुम्हारी कुछ। Let's write a new question. लिखो, 2 thermometers X and Y, 2 thermometers X and Y have fundamental intervals of 80 degree, have fundamental intervals of 80 degree and 120 degree. 80 degree and 120 degree, full stop. 80 and 120, full stop. When they are immersed in ice, जब इनको बर्फ में डाला जाता है, they show, when they are immersed in ice, they show 20 degree and 30 degree respectively. They show 20 degree and 30 degree respectively. Full stop. If y measures the temperature, if y x and y लिए थे ना, उसमें y WHY नहीं, only y. If y measures the temperature of a body, 120 degree, then find the reading in x. Then find
द रीडिंग इन x, ठीक है? अरे ठीक है, कर दो। भाई आपको फंडामेंटल इंटरवल जो दिया है उसका क्या मतलब निकाल रहे हो आप लोग? बीपी माइनस एफ पी। आपको जो फंडामेंटल इंटरवल दिया है उसका मतलब क्या है? किसी भी चीज का फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है? हाईएस्ट रीडिंग और लोएस्ट रीडिंग के बीच का गैप। ये जो हम लोग बना रहे हैं ये क्या है? ये इनका फंडामेंटल इंटरवल है बेटा, बीपी और एफपी के बीच का गैप। पानी बॉईल हुआ 100 पे और बर्फ बना 0 पे, तो इसलिए ये फंडामेंटल इंटरवल कहलाया, ठीक है? मतलब जो हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना बेटा, x माइनस बीपी, सॉरी x माइनस एफ पी अपॉन बीपी माइनस एफ पी, इसमें ऐसे p और p कॉमन नहीं निकालना है। इसका ये क्या है? फंडामेंटल इंटरवल। समझ गए ना? पता लगा पी कॉमन निकाल लिया, b माइनस एफ। हमारा कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। सही बोल रहा हूं ना? हाँ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन बोलना फंडामेंटल इंटरवल क्या है? 80 और 120। x में रीडिंग पता है क्या? नहीं पता, पर हमें यह पता है कि x को जब बर्फ में डालते हैं तो रीडिंग 20 देता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 20 अपॉन फंडामेंटल कितनी? 80। वेरी गुड। शुड बी इक्वल टू, सेम रीडिंग y में लेनी है ना, शुड बी इक्वल टू व्हाट? y में रीडिंग क्या आई है? रीडिंग क्या आई है अपना? रीडिंग क्या आई है? 120 रीडिंग आई है, माइनस एफ पी बोलो, और फंडामेंटल इंटरवल कितना आ गया? सॉल्व कर लो x के लिए, बोलो क्या हो गया? ये 2 और ये 3, ये 30 और ये 20, नहीं 30 20 50 तो आ रहा है। अच्छा नहीं, ये 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, 80 आएगा। ठीक है? x की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया? 120 माइनस 30 90, 330 30 बार, 230 जा 60, 60 प्लस 20 80। नहीं आया समझ? इतने स्टेप तो मन में कर लेते होंगे, अब एक और कर दो फिर। लिखो, a faulty thermometer reads 5 degree at freezing point FP पे, reads 5 degree at FP. A faulty thermometer reads 5 degree at FP and 95 degree at BP and 95 degree at BP. Full stop. Find out the temperature. Find out the temperature in degree centigrade. Find out the temperature in degree centigrade when it reads 30 degree. Find out the temperature in degree centigrade when it reads 30 degree. जल्दी से कर दो भाई। जब 30 डिग्री रीड कर रहा हो तब डिग्री सेंटीग्रेड में रीडिंग क्या होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 25 बाय आ गया? चलो एक चीज बताओ, अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है ना, तो c/5 तो ये हो गया, शुड बी इक्वल टू, बोलो x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी, यही लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, जो रीडिंग है वो 30 है। फ्रीजिंग पॉइंट
5 बॉइलिंग पॉइंट या 95 माइनस 5, 95 बॉइलिंग पॉइंट और ये फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय, क्या ये भूल गए थे? कुछ लोग इंटू 20 करना भूल गए थे, उनको याद दिला दूं, ये 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो C/5 इज इक्वल टू क्या 25/90 इंटू 20, यही आ रहा होगा। चलो कुछ कट रहा है, 0 से 0 काट लो, 525 ज़ा 125 2 ज़ा 250, तो C इज कमिंग आउट टू बी 250/9 डिग्री। यही आया क्या? वेरी गुड, सही आया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो कर देना। आसान है कि मुश्किल है? दीज आर इजी, राइट? ठीक है, चलो इसके बाद में हेडिंग डाली है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, हीट का मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, लिखो इसको, लिखिए, इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर, इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड कैलोरीज, इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड कैलोरीज। कैलोरी सुना है ना? ब्रेड की बात नहीं कर रहा, कैलोरी ब्रेड, कैलोरी चक्की आटा, उसकी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? एनर्जी वाली कैलोरी यूनिट होती है ना। तो जब भी हम लोग हीट की बात करते हैं ना, देन वी टॉक अबाउट कैलोरीज। जब भी हम लोग मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट जूल्स। ठीक है, तो ये असली में कन्वर्जन फैक्टर है कैलोरी का और जूल का। ठीक है, तो इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल्स एंड कैलोरीज और वर्क एंड हीट। और हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं, मतलब इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं। और वर्क एंड हीट, और वर्क एंड हीट एज वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा, एज वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, ये बस एक एक कन्वर्जन फैक्टर है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। सो जे से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू होती है W/Q। बातें नहीं, और यहाँ देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू क्या होती है? W/Q। और इस जे की जो वैल्यू आती है, मतलब जो कन्वर्जन फैक्टर है, वो असली में क्या है? 4.186, जिसे हम प्यार से 4.2 जूल पर कैलोरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। ये सब पढ़ लिया है क्या तुमने? केमिस्ट्री में नहीं आया ये सब? ये तो जनरली पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है आता है कि नहीं 11, ऐसे ही पूछ लिया। मैकेनिकल इक्विवेलेंट का जेई तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है बेटा। इट इज अ कन्वर्जन रेशो, सिर्फ एक कन्वर्जन रेशो है और कुछ नहीं। ठीक है, असली में क्या किया ना, कुछ लोगों ने है ना, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था। कुएं से पानी निकाल के लोगों ने पता लगाया था कितनी हीट जनरेट हुई, उस हीट जनरेटेड में कितना वर्क डन किया। गधे घोड़े बांध के एक साथ यूं घुमाए थे, उनको घुमाने के बाद में देखा कितना पानी अपन लोग ला पा रहे हैं, उसके अंदर कितना वर्क किया, उस वर्क को जूल के अंदर लिखा, हीट जनरेटेड चेक की, उस हीट जनरेटेड का इक्विवेलेंट निकाला। बहुत काम करते हैं लोग, ऐसे थोड़ी है तुम्हारी तरह डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो मस्त रहो। क्या बेटा? बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत सारी चीजें सोच समझ के करते हैं, है ना।
ये ऐसे थोड़ी है बाल्टी डाली बस खोपचे में और लो भाई खींच लिया पानी कुएं में। मतलब आजकल तो कुएं भी बंद हो गए हैं, कुआं भी कोई नहीं खोद रहा, सब लोग वो बोरिंग करवा लेते हैं। क्या बोरिंग ही तो बोलता हूँ उसको। क्यू इज हीट कैलोरी में, तो इसलिए जूल पर कैलोरी। वर्क एंड हीट बोला था ना बेटा, तो W मीन्स व्हाट? वर्क, Q मीन्स हीट। वर्क की यूनिट किस में होती है बेटा? जूल में, और हीट की किस में होती है? कैलोरीज। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या आई बेटा? जूल पर कैलोरी। जूल पर कैलोरी याद रहे। क्या चेक करते हैं ना बेटा वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइस लगा के। इसका पूरा वीडियो देख लेना, वो मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ, इनका रेशो कांस्टेंट रहता है हमेशा। जैसे अपन इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर तेरे को बोलूंगा कि बर्फ को छोड़ दिया ऊपर से, तो बोल कितनी बर्फ पिघली नीचे आने तक। समझ गए ना? उस अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन इम्पॉसिबल से लग रहा है ना सुन के, कि ऐसे कैसे ऊपर 10 मीटर की हाइट से छोड़ दिया, नीचे आते आते मान लो बर्फ आधी रह गई, है ना? तो वो कितनी रह गई आपको निकालना होगा खुद से। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो उस समय ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अच्छा कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, ठीक है? तो आएंगी वो सब चीज़ें, इंतज़ार करो, सब कुछ आएगा, राइट? चल, 1 कैलोरी में कितने जूल? शर्म नहीं आ रही? 1 कैलोरी में कितने जूल? 4.2 जूल। समझ में आ गया ये? बहुत ही शानदार। तो चलो एक और लिखो, नई हेडिंग डालो मस्त। कैलोरी का मतलब जानते हो? व्हाट इज 1 कैलोरी? क्या डेफिनेशन है? चलो लिख लो पहले, लिखो मैं लिख पाता हूँ। 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। 1 कैलोरी is the quantity of heat required to raise the temperature one calorie is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water of 1 gram of water by 1 degree centigrade by 1 degree centigrade। ठीक है, समझ गए ना? सुन एक मिनट सुन। और ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपन बढ़ा रहे हैं ना, ये एसटीपी पे होता है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके आगे लिख लो एट एसटीपी। अब इसमें भी पता है थोड़ा सा एक खेल है, ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है 0 से 1 नहीं है। ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है 0 से 1, ये 14.5 से 15.5 है। 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो रीजन है वो आपको समझ में आएगा पानी जब हम लोग पढ़ेंगे पानी के बारे में, ठीक है? पानी का क्या है ना, एनामोलस बिहेवियर होता है। पानी अजीब चीज है, उसको जमाते हैं तो भी फैल जाता है, गर्म करते हैं तो भी फैल जाता है, और जबरदस्ती जमीन पे फेंको तो फैलता ही है। तो पानी अजीब चीज नहीं हो गया भाई? अपन लोग जैसे ग्लास की अगर कोई बोतल है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रीजर में रख दो, सुबह देखो तो फूट जाती है। अरे कोल्ड ड्रिंक की बोतल कांच वाली, उसे अगर फ्रीजर में रख दोगे ना रात को और सुबह उठ के देखोगे तो बोतल फूट चुकी होगी। मैं बता रहा हूं, मैं कर चुका हूं। मेरे को तब पता नहीं था, ढक्कन नहीं खुलता, कांच फूट जाता है उससे। पर ऐसे नहीं उड़नी जाती कि फ्रिज को खराब कर दे, ऐसे नहीं फूटती, बस वो फूट जाती है, मतलब क्रैक्स आ जाते हैं और थोड़ी सी अलग हो जाती है अपनी अपनी। ऐसे क्यों? क्योंकि जब पानी जो है ना वो जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो फैल जाता है, वाटर एक्सपेंड्स,
ठीक है। इसी तरह से गर्म कर लो पानी को, गर्म करोगे तो क्या होगा, वेपर। तो वेपर क्या होता है, एक्सपेंड हो गया ना। तो पानी के साथ ही बस ये फालतू का नाटक होता है, इसीलिए हम लोग पानी से ही सब कुछ करते हैं। मतलब ऐसे क्या कर रहे हो, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बोलते। तो पानी जो है ना वो हर जगह बहुत जबरदस्त चीज है। इवन तुम लोगों को क्या, जैसे आगे जाके अपन लोग और भी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो पानी की जो यूजेबिलिटी है वो और ज्यादा समझ में आएगी। ये 14.5 से 15.5 ही क्यों लिया गया, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी इसके बारे में अभी बात नहीं करनी। बस ये बताओ कि वो जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 0 से 1 या 1 से 2 या 3 से 4 या इस तरह से नहीं है, इसी टेम्परेचर पे डिफाइन है। समझ गए, नोट कर लो। जी सर, केवीपी है क्लास, नई हेडिंग इसी में, हीट और थर्मल कैपेसिटी, हीट और थर्मल कैपेसिटी। और इसमें लिखो इट इज द हीट और है एंड नहीं, हिंदी वाला और समझ लिया बाबा। या तो हीट कैपेसिटी बोलो या थर्मल कैपेसिटी बोलो, एक ही बात है। लिखिए, इट इज द हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट इज द हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इट इज द हीट पर यूनिट चेंज इन, इट इज द हीट, नीट नहीं। क्या हो गया, ये क्या था, नीट में कोई पसंद है क्या तेरे को, ऐसा? बहुत खुश लग रहा है नीट सुनकर, बहुत सारी पसंद है। अच्छा, इसको बोलते हैं बेटा H इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T, बहुत सारी पसंद। ओ माय गॉड, वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, बताओ। लगता है डागा साहब की कोशिश जारी है डागा? कोशिश जारी है या कोशिश जा रही है? मिलना बेटा एक बार। चलो बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बोलो। कैलोरी पर केल्विन, और क्या हो सकती है, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लो। क्या फ़ारेनहाइट नहीं बोल सकते, उसमें कन्वर्जन फैक्टर आ जाता है। केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में तो काम चल जाता है, ठीक है ना, वो नहीं बोल सकते। अरे आ गया समझ? चलो आगे का अगली क्लास में।